राम राम जपना पराया माल अपना, ये कहावत खास तौर से नेताओं के लिए ही क्यों यूज होती आई है? इस सवाल का जवाब शायद इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाए, इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें और पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, लोकसभा 2024 के इस माहौल में चारों तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हल्ला मचा हुआ है। तो आइए आसान शब्दों में ये जानते हैं कि क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्यों मचा हुआ है देश में इसको लेकर बवाल और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया है इसके खिलाफ फैसला। तो दोस्तों, बात है साल 2017 की, जब बीजेपी की एनडीए सरकार में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2017-18 के यूनियन बजट में इस स्कीम को एक मनी बिल के तौर पर पेश किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत भारत की पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों के लिए एक मोड ऑफ फंडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नाम दिया गया था। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से कोई भी इंडियन कॉर्पोरेट बॉडी, रजिस्टर्ड एजेंसी या फिर इंडिविजुअल एनोनिमस तौर से यानी कि खुफिया तौर से अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस यानी कि पैसे दान कर सकते थे, जिस फंड से पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग आदि में फाइनेंशियल मदद हो जाती थी। आप एनोनिमस तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर उसे अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे, जिससे उस पार्टी को उतने पैसों की मदद मिल जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि ये बॉन्ड्स आप किसी भी दुकान या फिर बैंक से नहीं खरीद सकते थे, बल्कि इसके लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 चुनिंदा ब्रांचेस को आरबीआई द्वारा मान्यता दी गई थी, जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करवा सकते थे और जो कि 15 दिनों तक वैलिड होते थे। आपको बता दें कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही डोनेट किया जा सकता था, जिसे वो एसबीआई के 29 ऑथोराइज्ड ब्रांचेस में जाकर अपनी पार्टी के वेरीफाइड बैंक अकाउंट के थ्रू कैश करवा सकते थे, बशर्ते कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले जनरल इलेक्शंस में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। वहीं अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैल्यू की बात करें तो आप इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक की डिनोमिनेशंस में परचेज कर सकते थे, यानी कि इश्यू करवा सकते थे। और इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स को कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते थे और इसी के साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशंस टैक्स एग्जेम्प्टेड भी होते थे। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि वित्त मंत्री द्वारा इस स्कीम को एक मनी बिल के रूप में क्लासिफाई किया गया था, जिसके चलते कुछ संसदीय जांच प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था और जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन माना गया था, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार मनी बिल ऐसे कानून होते हैं जिन्हें राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता से छूट दी गई है, क्योंकि अपर हाउस को केवल लोकसभा में पेश हुए ऐसे बिलों पर टिप्पणी करने की अनुमति दी गई है। वैसे तो इसे साल 2017 की शुरुआत में पेश किया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 जनवरी 2018 को राजपत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को नोटिफाई किया और अनुमानित तौर पर अप्रैल 2018 से 2022 तक 9,857 करोड़ की मॉनिटरी वैल्यू के बराबर कुल 18,299 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लेन देन किया गया। फिर लोकसभा चुनाव 2019 के पहले कांग्रेस और सीपीआई ने इस स्कीम की आलोचना की और सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत डोनेशंस लेने से इनकार कर दिया था। फिर 15 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा हेड की गई 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया और इसे राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन बताते हुए एसबीआई को ये निर्देश दिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे, क्योंकि कोर्ट के अनुसार ये स्कीम पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेशंस के बीच फंड के बदले फेवर की मानसिकता को बढ़ावा दे सकती है। कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि इस स्कीम के होने से जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर पाएगा, जिसकी वजह से पार्टी फंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो इसका आकलन खुद कर सके कि कहीं पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिकल फंडिंग में कोई आपसी संबंध तो नहीं है। वही अगर ऐसे भी इस स्कीम के डिसएडवांटेजेस को देखें तो आलोचकों का ये कहना
कहना है कि इस स्कीम के थ्रू अपोजिशन पार्टीज की फंडिंग को मैनिपुलेट किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे में कंपनीज खुफिया तौर पर उसी पार्टी को फंड सप्लाई करती रहती जिनसे उन्हें पावर का फायदा मिलता रहता। तो एनोनिमिटी यानी कि गुमनामी के तहत बहुत से काले धन सफेद हो सकते थे, या फिर शायद हुए भी होंगे। बहुत सी ओवर फेवरिंग एक्टिविटीज भी हो सकती थी, और एक तरह से देखा जाए तो पावर की जुबान से पैसा ही बोलता रहता, और भोली भाली जनता को राम नाम की माला का जाप करवाते करवाते उनकी मेहनत की कमाई को इनडायरेक्टली बिना उसका हिसाब दिए मनमाने ढंग से खर्च किया जाता।